रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर और डिटेल में देखेंगे इसके उत्तरों को। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आप लोगों को इस अध्याय का प्रश्न उत्तर जानना है तो। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर का प्रश्न उत्तर चाहिए, आपको किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए या फिर किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं आपके आईएएस पीसीएस में या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका इस विषय से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है एनसीईआरटी की बुक से, उसका अगर आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही में एक घंटी का बटन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे हमें संसद क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे यहाँ पे हम डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये आपका संसद का तस्वीर है। संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास करता है, और ये आपके पाठ्य पुस्तक के 31 नंबर पेज पे है। इसको देखने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा गया है। इस तस्वीर के द्वारा कलाकार यह कहने का प्रयास करता है कि सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई हो, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुँचने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है, देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। ठीक, ये पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। यह आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 32 पे है। इसका उत्तर देख लीजिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हुई हो सकती है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। यह आपके पेज नंबर 32 पे है। इसका उत्तर देख लीजिए, है क्लास मॉनिटर का चुनाव। पहला पॉइंट है, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा न करके विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। दूसरा पॉइंट है, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे, क्योंकि वह अपना उनका चुनाव मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। और तीसरा यहाँ पे है, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि वह उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है, यह चुनाव उनकी पसंद का नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रतिनिधि हम चुनते हैं तो उसको हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसको हमने चुना है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी हमारे लिए प्रतिनिधि चुन के देता है कि ये आपका प्रतिनिधि है, तो हम उसका चुनाव हमने नहीं किया है तो उसका हम सहयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो क्लास मॉनिटर का चुनाव होता है वो विद्यार्थियों को करना चाहिए, न कि शिक्षक को। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लीजिए, विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। ये आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 33 पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर है विधायक, जिसको एमएलए कहते हैं। पहला पॉइंट है, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक एमएलए कहलाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसका आप शॉर्ट फॉर्म, जो एमएलए का फुल फॉर्म है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभी पूछ लेता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य विधानसभा, संसद, लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ये आपके पेज नंबर 33 पे है। इसका उत्तर देखिए, अंतर क्या है यहाँ पे दोनों में। राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों यानी कि उसको क्या कहते हैं, एमएलए के समूह से बनती है, जबकि संसद लोकसभा सांसदों एमपी के समूह से बनती है। सांसद के यानी कि जिसको एमपी कहते हैं पूरे देश में चुनकर आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं जिस राज्य की विधानसभा है।
छठवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। आपका ये पेज नंबर 33 पे है। तो इसका देख लीजिए। पहला है क, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाए। ख है, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तीसरा है ग है, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। और घ है, 100 रुपये का नोट जारी किया जाएगा। तो देख लीजिए इसमें क ख ग घ कौन सा कार्य किसका है। तो क है जो वो केंद्र सरकार का है। किसी दूसरे देश से कोई संबंध के बारे में अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए तो वो केंद्र सरकार का कार्य होता है। किसी राज्य के अंतर्गत कोई कार्य पूछा जाए, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में उसके अंतर्गत पूछा गया है, तो वो राज्य सरकार का काम है। और रेलगाड़ी चलाने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। और नोटों के जारी करने का कार्य भी केंद्र सरकार का होता है। तो यहाँ पे उसका उत्तर नीचे लिखा गया है। अब हम देखते हैं अगला, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। ये आपके पेज नंबर 33 पे है। सारा इसका पूरा पैरा दिया गया है यहाँ पे, और क्या क्या भरना है उसके बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विधायकों प्रतिनिधियों प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय के में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग, अब यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला यहाँ पे है, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए। दूसरा यहाँ पे है, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये विधायक, तीसरे में विधायक भरा जाएगा। विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को, अब चौथे में है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं देती है। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। ये चीज़ यहाँ पे नीचे उत्तर में जो लिखा गया वो आपका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फिल इन द ब्लैंक्स पे भरना है आपको, ब्लैंक पे। आठवां क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए क्यों नहीं। ये आपका पेज नंबर 33 पे है। तो देख लीजिए इसका उत्तर, निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए होता है। तो पहला इसका पॉइंट, क्यों चुना जाता है निश्चित समय के लिए, जीवन भर के लिए क्यों नहीं चुना जाता, तो उसका पहला पॉइंट है, जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है। दूसरा पॉइंट है, निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। तीसरा पॉइंट है, निश्चित अवधि के चुनाव के से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटा भी दिया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 में है इस बुक के। विद्यार्थी नाटक स्वयं आयोजित करें, नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं उसका यूज करें। तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को खुद इसका, अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर आपसे प्रैक्टिकली करने के लिए बोला जाएगा तो आपको खुद से डिटेल में इसको नाटक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया गया है। तो पहला पॉइंट है, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालने का या नुक्कड़ नाटकों का या सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन कर सकता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है कि आप और क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लेख लिखने का मंचन कर सकता है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब होता है टीवी, रेडियो, जिसके माध्यम से आप कोई चीज़ किसी को समझा सकें। ठीक, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपके पेज नंबर 35 पे है। 8वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 1984 में 8वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसके आधार पर यहाँ पे आपको दल दिया गया है, वो कितनी संख्या में सांसदों की उनकी संख्या थी, तो उसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 2 थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जिसको भाकपा कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा उसके 22 थे, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट के 4 थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 404 थे, जनता पार्टी के 10 थे और लोक दल के 3 थे। क्षेत्रीय दल थे जो ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के 12 थे। द्रविड़, यहाँ पे देख लीजिए, आप आराम से देख के लिख सकते हैं इसको, मैं एक एक करके पढ़ता जाता हूँ, हम लिखते जाइएगा। द्रविड़ मुनेन्द्र कड़म्बन द्रमुक का 2 थे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 थे, इंडियन कांग्रेस जे के 1 थे, जम्मू एंड कश्मीर
कॉन्फ्रेंस के 3 थे, केरल कांग्रेस जे के 2 थे, मुस्लिम लीग के 2 थे, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के 1 थे, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के 3 थे, तेलुगु देशम पार्टी के 30 थे। निर्दलीय जो थे वो 5 थे, तो कुल योग हो गया 514। इसको आप आराम से वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। अब अगला यहाँ पे है, देख लीजिए, नोट दिया गया है 1984 में असम और पंजाब में लोकसभा का चुनाव नहीं हुए थे। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिया गया है उसका स्रोत भी दिया गया है। अब प्रश्न यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्यों सरकार बनाएगा, क्यों, कौन सरकार बनाएगा, क्यों, तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जो दिया गया है तो इसमें पूछा गया है कि अब सरकार कौन बनाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक 404 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के 50% से अधिक है। यानी कि आपको निर्वाचित जो सरकार वही बनाता है जिसकी संख्या आपका 50% से ज़्यादा होती है। विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी भूमिका क्या होगी, वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, विपक्ष का कार्य सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना है। तीसरा है, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे, राष्ट्रीय व उत्तर है इसका, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के वे सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से संसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। चौथा प्रश्न इससे बनता है कि आप यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है, आपको ये चीज़ें कक्षा 7 में पढ़ाई गई हैं, तो इसका उत्तर आप देंगे हाँ, यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है। प्रश्न 11 है आपका, पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र, यहाँ पे आपका पेज नंबर 28 पे एक चित्र दिया गया है। चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम को दिखाया गया है। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों का जवाब देना है आपको। क है यहाँ पे प्रश्न है, लोकसभा के किस राज्य में के सांसद सबसे अधिक हैं आपके विचार से, ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये फिगर दिया गया है, इसी तरीके से आपकी बुक में फिगर था, काफ़ी डिटेल में नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे उत्तर उसका देख लीजिए, लिखा गया है 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम में पहला है उत्तर इसका, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए था, लोकसभा के किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, और चौथा है आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। तो अब डिटेल में यहाँ पे आंसर देखते हैं हम। पहला था और दूसरा था, यहाँ पे सबसे कम जो सांसद थे वो मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में थे, सबसे कम है, और कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा ध्यान से, काफ़ी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप आराम से वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, फिर से वीडियो प्ले कर दीजिएगा। इसका स्रोत भी लिखा गया है, आप स्रोत पे भी जाके इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा सकती है, अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते। तो इसका उत्तर है, स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। तो पहला है, जिन स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई उनको दंड देने का क्या प्रावधान किया गया है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे, यदि जंक फूड खाने के से किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसका प्रावधान किया गया है। अब इसका आंसर देख लीजिए है, इस तालिका को देखने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसका ये प्रश्न था ऊपर 12वां, इसका आंसर था ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब 13वां क्वेश्चन है, इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई और या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के साथ प्रायः स्थिर रही है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के 39 पेज पे है। पहली में देख लीजिए 1951-52 में जब चुनाव हुआ तो 44.87% था, चौथी में 1967 में 61% हुआ, पाँचवीं में 1971 में 55.27% हुआ, छठवीं में 1977 में 60.49% हुआ, आठवीं में 1984 में 63.56 हुआ, 10वीं में 1991 में 56.73 हुआ, और 14वीं में 2004 में 58.07 हुआ। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे है जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव आए हैं। 14वां क्वेश्चन है, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, चर्चा करें। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक ये 40 पे है। तो उसका उत्तर है, संसद में महिलाओं की कम संख्या के कारण, पहला है यहाँ पे, महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है। दूसरा पॉइंट है, महिलाओं की राजनीति में स्वयं की रुचि कम है। और तीसरा पॉइंट है, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का कारण है। तो ये 3 कारण हैं कि राजनीति में आपका
महिलाओं की भागीदारी कम है और इसीलिए संसद में महिलाओं की संख्या कम है। अब यहाँ पे आपका ये पाठ्यगत प्रश्न यहाँ पे है, देख लीजिए। पाठ्यपुस्तक प्रश्न है, पाठ्यगत प्रश्न हो गया आपका सारे। पाठ्यपुस्तक में जो एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं वो प्रश्न है कुछ, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। उसका उत्तर देख लीजिए। सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने का कारण, पहला है सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए। दूसरा है यहाँ पे लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। और तीसरा है नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती है। दूसरा यहाँ पे है प्रश्न, बगल लिखा है बंगाल है। बंगाल में 2004 में के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। अच्छा, बगल में ही है, ठीक, नीचे इसके दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र में के सांसद का क्या नाम है, आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं, कुल निर्वाचन क्षेत्रों से को हरे और कुछ को नीले रंग से दिखाया गया है। यहाँ पे नीले और हरे रंग से नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट हो गया ये पीडीएफ बनाते समय। तो इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। कुल सीटें हैं 543, जिसमें से सामान्य सीटें हैं 423, अनुसूचित जाति के लिए हैं 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 41। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर इसका है संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र यहाँ पे दिया गया है। पहला पॉइंट लिखना है आपको, विद्यार्थी जिस राज्य जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार स्वयं उत्तर देना होगा आपको, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के हिसाब से देना होगा यहाँ पे आंसर। आप मध्य प्रदेश के हैं तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा। आप पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं तो आपको अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है। हरे रंग के निर्वाचित क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है यहाँ पे, यानी कि जो 79 सीटें हैं वो हरी हैं, इससे आपको पता चल जाता है। नीले रंग के निर्वाचित क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि 41 जो सीटें हैं वो नीले रंग की हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तीसरा प्रश्न है, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इसमें से एक स्तर संसद केंद्र सरकार और दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं यानी कि राज्य सरकारों का होता है। आपके क्षेत्र में विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। अब यहाँ पे तालिका लिखा गया है, उसको आपको भरना है। तालिका आप लिख लीजिए, आपके बुक में है ये। उसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। छात्र अपने राज्य के अनुसार स्वयं करें। यहाँ पे राज्य सरकार के अनुसार आपको, क्योंकि राज्य सरकार आप किस राज्य के हैं उससे डिपेंड करता है कि आप कौन से राजनीतिक दल की सत्ता है आपके यहाँ। जैसे यूपी है तो यहाँ पे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और दिल्ली है तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। राज्य सरकार वाले सभी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करिएगा। केंद्र सरकार का पूरे इंडिया में सेम है, पूरे भारत में सेम है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे केंद्र सरकार यूपीए सरकार, इस समय एनडीए सरकार है। अपने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार छात्र स्वयं करें, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो विपक्षी दल है वो कांग्रेस है, यानी कि यूपीए सरकार है। चौथा क्वेश्चन है, पिछले चुनाव कब हुए, तो पिछले चुनाव आपके 2014 में हुए थे, ठीक। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इस समय आप 2020 में हैं तो 2014 में पिछला चुनाव हुआ था, इसके पहले वाला चुनाव। इसके बाद लास्ट चुनाव आपका 2019 में हुआ था, और अगला चुनाव कब होगा, 2014 में। तो ये आपका अब 2025 में होगा। पिछला चुनाव आपका हो जाएगा 2019 में, और जो अगला चुनाव होगा वो 2025 में हो जाएगा। और लास्ट में आपके राज्य में से कितनी महिलाएं प्रतिनिधि हैं, तो अपने राज्य के अनुसार अपने यहाँ पे उसका आंसर देना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का यहाँ पे पूरा वीडियो, आज का पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि डिटेल में आपको आंसर पता चल जाए, और अगर कुछ त्रुटियाँ हों, कुछ गलतियाँ हों तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हूँ। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा, तो और अच्छे तरीके से मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों अगर कोई वीडियो मांगते हैं मुझसे कि इस वीडियो का आपको आंसर चाहिए, इस चैप्टर का आंसर चाहिए, तो मैं वो वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जितना हो सके उतना शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी तरीके से शेयर करिए उनके साथ, और उनको वही बोलिए कि क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के चाहिए तो यहाँ पर आके वो मुझसे मांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।